हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फर्टिलाइजेशन। अब तक हम पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मकों के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें हमने शुक्राणु जनन अच्छे से डिस्कस कर लिया, अंडाणु जनन डिस्कस कर लिया, प्लस अंडाणु में उपस्थित अंड झिल्लियाँ हमने डिस्कस कर ली, एज वेल एज हमने वाइटालोजेनेसिस अर्थात पीतक भवन के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर इस बुक के वेटेज की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? अब तक जो हमने पढ़ा है शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन की प्रक्रिया, उससे जो हमें युग्मक प्राप्त हुए हैं, अगुणित युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु, उनके संयोजन की क्रिया, उनके मिक्स होने की, उनके गैदरिंग होने की का जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली बता दिया मैंने आपको कि निषेचन की क्रिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि निषेचन की क्रिया के बाद ही जो भी हमारा एम्ब्रियो है, जो भी हमारी नव संतति है, उसकी उत्पत्ति होगी। तो अगर हम निषेचन की बात करें तो निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और बस ये महज कहने भर से ये हो गया, जी नहीं। हमारे शरीर में एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के शरीर में होने वाली बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं कि उन कंडीशंस में ये होता है। सभी एनिमल में निषेचन की क्रिया एक जैसी नहीं होती है। सब एनिमल्स की सब सारे एनिमल्स की अपनी अपनी बॉडी होती है, अपना नेचर होता है, प्लस अपना हैबिटाट होता है बेटा, अपना आवास होता है। कि कुछ सबके अपने अपने आवास होते हैं, तो आवास के हिसाब से, आवास के अकॉर्डिंग उनका जो है निषेचन की क्रिया उनमें पाई जाती है। तो अगर हम निषेचन की बात करें बेटा, तो निषेचन को बेसिकली हम दो फेजेस, वही आपकी फेजेस यानी कि अवस्थाओं में हम इनको बता सकते हैं। ठीक है बेटा, एक तो होता है एक्टिवेशन। क्या होता है? एक्टिवेशन। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको सक्रियता। और दूसरा होता है आपका एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। ठीक है बेटा, तो इसको हम देख लेते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं, बेसिकली उसको एक ओवरव्यू देने के लिए या उसको समझने के लिए हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिकली दो समझ लीजिए आप कि फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिकली ये दो चीज़ें आप पढ़ेंगे। पहला तो है एक्टिवेशन अर्थात सक्रियता। अब वो सक्रियता किसकी है वो हमें जानना हमारे लिए आवश्यक है। सक्रियता बेसिकली होती है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि शुक्राणु क्या है? चलायमान है। कहाँ प्रवेश करेगा? अंडाणु में प्रवेश करेगा। तो अंडाणु में प्रवेश करके वो अंडाणु को किसी प्रकार से, किसी तरह से वो सक्रिय करता है। अब वो सक्रियता में करता क्या है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूँ तो वो अंडाणु में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो साइटोप्लाज्म का बढ़ना क्या है? कि अंडाणु का सक्रिय होना, कि वो रेडी हो रहा है कि अब उसको जो नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करना है वो है फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एग के क्लीवेज को भी इनिशिएट करता है। एग के क्लीवेज को इनिशिएट, अर्थात इनिशिएट का मतलब होता है बेटा प्रारंभ। ठीक है, एग में होने वाले क्लीवेज अर्थात विदलन की क्रिया को भी इनिशिएट करता है। तो ये दो प्रोसेस का स्टार्ट होना ही इंडिकेशन है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है। अब नेक्स्ट हम देख ले एम्फीमिक्सिस। तो ये जो उभय शब्द आता है बेटा, ये जो उभय शब्द आता है, उभय शब्द का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों का जुड़ाव, जुड़ना, या एक ही एनिमल का दो अलग अलग कैरेक्टर्स का शो करना। जैसे अगर हम बात कर ले एनिमल्स के अंदर तो हम एक वर्ड पढ़ते हैं उभयचर या फिर एम्फीबियंस। तो वो एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विच कैन लिव ऑन बोथ हैबिटाट, जो एक्वाटिक एरिया में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रह सकते हैं। बेस्टेस्ट एग्जांपल है इसका मेंढक। आप बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि मेंढक जो है वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो उभय मिश्रण यानी कि दो अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होना, मिक्स होना, एम्फीमिक्सिस अर्थात नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को या नर व मादा युग्मक के मिश्रण की क्रिया को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। अब आपको पता है नर युग्मक मादा युग्मक से पूर्णतः भिन्न है। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के आ चुके हैं आप कि नर युग्मक अलग है,
बेसिक डिफरेंस तो यही है कि नर युग्मक चलायमान है और मादा युग्मक अचल है, बड़ा है आकार में। ठीक है, तो नर व मादा युग्मक के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। अगर आप इसको यूं लिख रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक के नाम लिख दे तो और भी अच्छी बात है। स्पर्म प्लस एग। अब आप यहाँ पे प्लस न लगा के अगर आप यहाँ पे संलयन भी लिख दें तो भी ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। लिखने का तरीका हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल होता है, सबका अपना लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई कि निषेचन की प्रक्रिया को मुख्य रूप से इन दो जो हैं आपके फेजेस, इनमें हम इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट है आपका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन किस चीज़ में होगा? एग के अंदर होगा कि उसके साइटोप्लाज्म में वृद्धि हो जाएगी और एग के क्लीवेज को वो इनिशिएट करेगा। नेक्स्ट अगर हमने बात कर ली तो वो है हमारा एम्फीमिक्सिस। अब अगर हम बात कर ले कि निषेचन के कुछ महत्वपूर्ण जो है, कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता, निषेचन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, वो बातें नहीं वहाँ फॉलो होंगी, तो निषेचन की जो क्रिया है वो शायद ना हो पाए। तो वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, निषेचन की महत्वपूर्ण आवश्यकता। ठीक है बेटा, निषेचन की महत्वपूर्ण आवश्यकता, वो कौन सी आवश्यकताएं हैं जो निषेचन के लिए चाहिए? देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कोई ना कोई तरल माध्यम। तरल माध्यम, तरल माध्यम क्यों चाहिए? तरल माध्यम इसलिए चाहिए क्योंकि हमें पता है कि शुक्राणु क्या है? गतिशील है। तो गति करता हुआ उसको कहाँ पहुँचना है? अंडाणु तक पहुँचना है, तो वो किसी माध्यम के थ्रू ही तो जाएगा। कोई ना कोई माध्यम तो उसको चाहिए। तो वो जो माध्यम उसको चाहिए, वो माध्यम कैसा होना चाहिए? तरल होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ताकि शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक, यानी कि जो उसकी डेस्टिनेशन है वहां तक वो पहुंच पाए। अगर सेकंड हम देखें, अच्छा, ये तरल माध्यम भी आपका दो तरीके का हो सकता है। जो अभी निषेचन के प्रकार हम पढ़ेंगे, चलिए मैं यहीं आपको बता देती हूँ। ये तरल माध्यम दो तरीके का हो सकता है, जिसके आधार पर हमारा निषेचन जो है वो कैटेगराइज होता है। देखिए बेटा, तरल माध्यम जो है या तो हमारे का मतलब या तो एनिमल के पास खुद से अवेलेबल है। अगर वो खुद से अवेलेबल है तो उन एनिमल्स में होगा आपका आंतरिक निषेचन। ठीक है, और अगर खुद के पास अवेलेबल नहीं है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो वो होगा आपका बाह्य निषेचन। तो इसको मैं यहीं आपको समझा देती हूँ कि इसके हिसाब से निषेचन दो तरीके से होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अगर निषेचन की क्रिया आउटसाइड द बॉडी हो रही है, ठीक है बेटा, अगर बॉडी से बाहर हो रही है तो उस प्रकार के निषेचन को कहते हैं बाह्य निषेचन। और यदि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर अर्थात इनसाइड द बॉडी हो रही है तो उस प्रकार के निषेचन को कहते हैं आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन की शर्त ये है कि जो बाह्य निषेचन है वो भी दो तरीके का हो सकता है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि बाहर की तरफ उसको माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम क्योंकि तरल है तो तरल माध्यम में तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, विच इज़ वाटर। अब वाटर भी दो तरीके का हो सकता है, या तो स्वच्छ हो वाटर, ठीक है बेटा, या फिर वाटर कैसा होता है? मराइन होता है, समुद्री होता है। ये आपको पता ही है कि समुद्री जल स्वच्छ जल से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। तो बाह्य निषेचन दो तरीके की तरल अवस्था में होता है। पहली तरल अवस्था है स्वच्छ जल और दूसरी तरल अवस्था है समुद्री जल। अगर आंतरिक की बात करें आप, तो आंतरिक माध्यम में तरल पदार्थ का आंतरिक प्रकार के निषेचन में तरल माध्यम का कार्य कौन करता है? जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, शरीर में उपस्थित तरल पदार्थ, वो ही यहाँ पे जो है तरल माध्यम का कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम अगर बात कर लें कि नेक्स्ट विशेष महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो नेक्स्ट विशेष महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है बेटा कि जो शुक्राणु हैं वो अंडाणु के समीप, ठीक है, विसर्जित क्या होता है? डोनेट करना, रिलीज करना, विसर्जित किए जाए। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु के समीप ही विसर्जित किए जाएं।
ठीक है बेटा। अच्छा, अगर नहीं किए जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, शुक्राणु की जो अपनी जो उसकी समय अवधि होती है वो बेटा कुछ समय अंतराल तक ही वो एक्टिवेट रहता है, उसके बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाता है, अक्रियाशील हो जाता है। तो ये आवश्यक है कि शुक्राणु जो है अंडाणु के समीप ही विसर्जित किए जाए, ताकि उसे वहां तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त या ज़्यादा समय ना लगे और आसानी से निषेचन की क्रिया हो जाए, जो ही हमारा पर्पज़ है। हमारा पर्पज़ ही क्या है कि निषेचन की क्रिया सुचारू रूप से या ठीक प्रकार से हो जाए। तो शुक्राणु अंडाणु के समीप ही विसर्जित किए जाने चाहिए ताकि निषेचन की क्रिया सुचारू रूप से हो पाए। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बेटा कि कुछ अकशेरुकी प्राणी होते हैं, अकशेरुकी प्राणी, इनमें जो शुक्राणु होते हैं बेटा, इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो केवल कुछ समय तक ही निषेचन के लिए वो योग्य रह पाते हैं। इनमें जो शुक्राणु होते हैं कुछ समय भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मिनटों का ही होता है वो, ठीक है, कुछ मिनट का ही समय होता है इनमें शुक्राणु की क्रियाशीलता का। ठीक है बेटा। तो जो कुछ अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें जो शुक्राणु होते हैं वो कुछ मिनट तक ही एक्टिवेट रह सकते हैं, ठीक है। और अगर उन मिनटों में वो अंडाणु के समीप ना पहुंचे तो फिर उनके पहुंचने का कोई सेंस नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु के समीप ही विसर्जित किए जाए ताकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया उनमें हो पाए। और अगर मैमल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो शुक्राणु होता है यानी कि जो स्पर्म होता है वो एटलीस्ट 24 आवर्स तक एक्टिवेट रहता है, ठीक है बेटा। यानी कि मैमल्स की यानी कि अर्थात स्तनधारी प्राणियों की अगर हम बात करें तो स्तनधारी प्राणियों में जो शुक्राणु होता है वो 24 घंटे तक के लिए एक्टिवेट रह सकता है। और भी कुछ वेरिएशंस है जो कि हम आगे अभी देखेंगे। चलिए, ये तो हो गई आपकी निषेचन की महत्वपूर्ण आवश्यकता की यदि निषेचन की क्रिया हो रही है तो उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। ये कुछ वो आवश्यकताएं हैं जो आपको याद रखनी है कि उसे कुछ लिक्विड फेज चाहिए, उसको तरल माध्यम चाहिए, ठीक है। शुक्राणु अंडाणु के समीप विसर्जित किए जाने चाहिए। अगर नहीं किए गए तो क्या होगा कि उनके विसर्जित होने का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। और मैमल्स की एग्जाम्पल दे दिया, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो शुक्राणु होते हैं केवल कुछ मिनट तक एक्टिवेट रहते हैं, और अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के जो स्पर्म होते हैं वो 24 आवर्स के लिए एक्टिवेट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निषेचन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे टाइप्स, फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स, हाँ जी, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स में भी बेटा दो टाइप्स आप देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। यदि निषेचन की क्रिया, यदि फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी से बाहर, बॉडी किसकी, एनिमल्स की बॉडी से बाहर हो रहा है तो उस प्रकार के निषेचन को कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, ठीक है बेटा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और दूसरी क्रिया होती है बेटा आपके आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन को कहते हैं बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बाह्य निषेचन की बात कर ले, किसकी बात कर ले, अगर हम बाह्य निषेचन की बात कर ले तो बाह्य निषेचन की भी दो कंडीशन है। अभी हम पढ़ के चुके हैं। पहला है स्वच्छ जल और दूसरा है समुद्री जल। तो देखिए बेटा, समुद्री जल में और बाह्य जल में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वच्छ जल में जो प्राणी मिलते हैं आपको, उनमें कुछ समस्या देखने को मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है फर्टिलाइजेशन में। उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए यहाँ पे मैथुन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है बेटा। मैथुन की क्रिया द्वारा क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो सीधा अंडाणुओं पर ही छोड़े जाते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ परेशानी को समस्या देखने को मिलती है कि ये किधर इधर उधर ना हो जाए या नहीं हो पाते ये, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ मैथुन की क्रिया पाई जाती है जिसके द्वारा शुक्राणु जो होते हैं वो सीधे ही कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, अंडाणुओं के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, ताकि निषेचन की जो क्रिया है वो बिना किसी समस्या के इजी गोइंग वे में हो जाए। अब अगर हम बात करें समुद्री जल के प्राणियों की, तो समुद्री जल के, अच्छा स्वच्छ जल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसके फिशेज, एम्फीबियंस, ठीक है, फिशेज, एम्फीबियंस और कुछ अदर जो एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट होते हैं, अदर एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट, ठीक है बेटा, कुछ और अन्य जल अकशेरुकी प्राणी। अब अगर हम बात कर ले समुद्री जल की, तो समुद्री जल में क्या होता है बेटा कि बाह्य निषेचन ही है, तो शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु के पास में छोड़ दिए जाते हैं और शुक्राणु और अंडाणु मिलके एक क्लाउड लाइक फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक बादल समान रचना बना लेते हैं। वो बादल समान रचना ही जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि ये शुक्राणु जो है अंडाणु के पास में पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद उनमें निषेचन की क्रिया जो है वो इजी गोइंग वे में हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, विच इज क्लाउड फॉर्मेशन। और वो क्लाउड फॉर्मेशन हो किसका रहा है, स्पर्म और एग का। किसका हो रहा है, स्पर्म और एग का। कि स्पर्म जो होता है वो अंडाणुओं के पास आके एकत्रित होने लग जाता है और स्पर्म और एग जो होते हैं आपस में मिलके एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। वो समूह एक बादल समान संरचना दिखाई पड़ती है और वही आगे जाके निषेचन की क्रिया को पूर्ण करती है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसमें जो शुक्राणु होते हैं, समुद्री जल में जो एनिमल्स होते हैं उनके जो शुक्राणु होते हैं बेटा, वो केवल एक दिन के लिए ही, कितने समय के लिए, केवल और केवल एक दिन के लिए ही निषेचन के योग्य होते हैं। एक दिन बाद वे निषेचन के योग्य नहीं रह पाते। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं आंतरिक निषेचन पे। आंतरिक निषेचन आपको पता है कि कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड द बॉडी। अब क्योंकि इनसाइड द बॉडी है तो हायर एनिमल्स में स्पेशली होगा। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फीमेल बॉडी में होता है, क्लियरली विजिबल है आपको, 9 मंथ्स का जो है पीरियड होता है इस तरीके से। तो ये इनसाइड द बॉडी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो वो ध्यान देने योग्य बात उसमें ये है कि ये देखिए बेटा कि जो आंतरिक निषेचन होता है सभी अंडे देने वाले प्राणियों में जो है बाह्य निषेचन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एनिमल अंडे दे रहा है तो उसमें बाह्य निषेचन होगा, जी नहीं, आंतरिक निषेचन भी वहां हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है बेटा एवीज और रेप्टिलियंस। ठीक है बेटा, यानी कि जो आपके पक्षी हैं और जो आपके सरीसृप हैं ये क्या करते हैं बेटा, एग ले करते हैं। क्या करते हैं, ये एग लेइंग एनिमल है, पता है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा कि ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन हमें इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि यदि कोई एनिमल अंडे दे रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसमें बाह्य निषेचन ही होगा, जी नहीं, उसमें आंतरिक निषेचन भी हो सकता है। और बनने वाले जो अंडे होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब है कि इन अंडों से ही चूजे के रूप में जो है वो प्री मैच्योर जो बेबीज होते हैं वो निकलते हैं, उन्हें बेबी कह लीजिए आप, जैसे चिड़िया में देखते हैं और रेप्टाइल्स में देखते हैं कि अंडों से ही बच्चों का जन्म होता है। तो वो अंडे कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, अर्थात इन प्राणियों में जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, आंतरिक। तो ये इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सभी अंडे देने वाले प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है, जी नहीं, कुछ अंडे देने वाले प्राणियों में आंतरिक निषेचन भी होता है एंड एज अ रिजल्ट जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली एवीज और रेप्टाइल्स की। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो हमारे अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और जो शुक्राणु होते हैं बेटा, जो शुक्राणु होते हैं वो अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी अर्थात ओविडक्ट में, यहां लिख देती हूं मैं, ओविडक्ट में स्टेबल अर्थात स्थिर रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कितने समय तक, 24 आवर्स तक। तो
इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ओविडक्ट होती है, अंडवाहिनी होती है, वहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं वे स्टेबल रह सकते हैं और निषेचन की क्रिया जो है वो हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि एवीज और रेप्टाइल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और बनने वाले जो अंडे होते हैं वे द्विगुणित होते हैं और उन द्विगुणित अंडों के जो वो अंडे जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनसे चूजे बनते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, चिक का देखा होगा, बर्ड्स का देखा होगा, रेप्टाइल्स का देखा होगा अपने आसपास, तो उनको इंक्यूबेट किया जाता है। ठीक है, उन्हें ऊष्मा दी जाती है और उससे वो जो अंडे हैं उनसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ लिया आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, पूरा निषेचन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। प्रोसेस को अगेन फेजेस में डिफ्रेंशिएट किया है, तो वो फेजेस और एक एक करके 1 बाय 1 हम एक एक फेज को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आ गया हो।